हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स कैरियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत मजेदार तरीके से स्टार्ट हो चुकी होगी। तो आपके पढ़ाई को और रफ्तार देने के लिए आज मैं राजीव सर स्टार्ट करने जा रहा हूं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये चैप्टर एक बहुत ही मजेदार चैप्टर है जिसका इंतजार सभी बच्चों को रहता है। और इस चैप्टर में हम ढेर सारे कॉन्सेप्ट, मजेदार कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप यहां पे जुड़ के आने वाले सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। स्वागत है केमिकल रिएक्शन के लेक्चर नंबर 1 में। और ये लेक्चर एक इंट्रो लेक्चर होने वाला है जिसमें हम बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे। जो टर्म पूरे चैप्टर में यूज होंगे, छोटे मोटे टर्म होते हैं जिनका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, जो पूरे चैप्टर में यूज होता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये कहां से आ गया, ये क्या होता है। तो वही बेसिक चीजों के बारे में इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। और एक और बात, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जैसे अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं और हमको पता होता है कि हमको स्टार्ट कहां से करना है और जाना कहां तक है, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता होता है, तो हमारा टोटल जर्नी इजी हो जाता है। वैसे ही अगर हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर के बारे में हमको यह पता हो कि चैप्टर स्टार्ट कहां से होगा, बीच में क्या क्या पॉइंट आएंगे और खत्म कहां पे होगा, तो पूरा का पूरा चैप्टर इजी हो जाता है। पूरा हमारे दिमाग में होता है कि हमको कैसे 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 आगे बढ़ना है। तो अभी हम देखेंगे कि चैप्टर स्टार्ट कहां से होगा। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट होगा। पहला ही पॉइंट होगा जो चैप्टर का जो है नाम है केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। और अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो इसके कैरेक्टर भी होते होंगे। जैसे हम बोले कि हम इंसान हैं, तो मेरे इंसान होने का कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर होगा, जिससे आप बोलेगा 1 2 3 4 5 6 कुछ कैरेक्टर होगा। तो जिस बेसिस पे आप जज कर पाइएगा कि ये इंसान है या जानवर है। तो वैसे ही केमिकल रिएक्शन का भी कुछ कैरेक्टर होता है जिस बेसिस पे हम जज करते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो गया। नहीं तो पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो कैरेक्टर बताता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो इस कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। और अगर कैरेक्टर जान गए और केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो आपको पता है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको सिंबल और फॉर्मूला के बेसिस पे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब हम सिंबल और फॉर्मूला के बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और पूरा एक चीज एक बनता है ना, कुछ कुछ चीज जोड़ के फिर एरो लगाते हैं, फिर प्रोडक्ट को लिखते हैं, तो जो पूरा का पूरा सिंबल फॉर्मूला से बन के एक पैटर्न हमारे सामने आता है, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। और इसी इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है और कैसे इक्वेशन को बनाया जाता है और कितने टाइप के इक्वेशन होते हैं। तो हमारे सामने इक्वेशन 2 ही टाइप के आएंगे, पहला बैलेंस, दूसरा अनबैलेंस। और जनरली केसेस में हमेशा ही अनबैलेंस इक्वेशन देगा, जिसको हमको क्या करना रहेगा? बैलेंस करना होगा। अब सर ये अनबैलेंस और बैलेंस क्या होता है समझिए, इसको बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो एक रिएक्टेंट साइड होता है इस साइड, और एरो के बाद जो होता है प्रोडक्ट। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों साइड पलरा बराबर हो, किस चीज का पलरा सर? एटम का पलरा। बताएंगे इसको डिटेल में हम लोग जाएंगे। फिलहाल इतना ही समझिए कि रिएक्शन के पहले, रिएक्शन के बाद अगर पलरा बराबर हो तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर कुछ कमी हो, रिएक्टेंट ज्यादा हो और प्रोडक्ट में कमी आ जाए, या प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए भारी और रिएक्टेंट में कमी आ जाए, तो जब पलरा बराबर नहीं होता है तो इस टाइप के इक्वेशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। और हमको मिलेगा अनबैलेंस इक्वेशन, जिसको क्या करना रहेगा? बैलेंस करना रहेगा। तो यहां तक हम लोग पहुंचेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या टर्म यूज करेंगे। और अगर इतना सारा काम कर लेंगे तो यह भी तो जानना जरूरी है कि कितने टाइप के केमिकल इक्वेशन होते हैं। सॉरी, केमिकल इक्वेशन नहीं, केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो हमको इस क्लास में, क्लास 10th में टोटल 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन का नाम सुनते ही आपको पता चल रहा होगा, जहां पे 2 3 4 चीजों को आपस में जोड़ा जाता हो, उसी को तो कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो पहला हमको पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हमको पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब, अब देखो कॉम्बिनेशन में हम चीजों को जोड़ रहे हैं,
तो डिकम्पोजिशन में हम क्या करेंगे, किसी एक चीज को, समझ लो ये जो है मार्कर है, डिकम्पोजिशन इसको कराना हो तो हम क्या करेंगे, इसको 2 3 4 टुकड़े में अलग अलग कर देंगे, तो इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। यानी कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा होता है डिकम्पोजिशन, या ऐसे भी बोल सकते हो कि डिकम्पोजिशन का जस्ट उल्टा है कॉम्बिनेशन। यानी कॉम्बिनेशन में चीजों को जोड़ना है और डिकम्पोजिशन में चीजों को क्या कर देना है, तोड़ देना है। उसके बाद तीसरा रिएक्शन हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को, एक चीज को हटा के उसके जगह पे कोई दूसरा चीज जोड़ देना, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो तीसरा रिएक्शन हमारा डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ेंगे। अब कंफ्यूज नहीं होना कि डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। अभी फिलहाल हम लोग टर्म के बारे में जान रहे हैं कि क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। और पांचवा रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बिना 11th क्लास क्या तुम सीख ही नहीं सकते 11th क्लास में कुछ चीज, रिएक्शन वगैरह, क्योंकि ये पांचवा रिएक्शन जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको शॉर्ट में रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, क्लास 11 में पूरा का पूरा एक चैप्टर बन के आता है और बच्चे बहुत परेशान रहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है, रिडक्शन स्टेट निकालना होता है। तो फिलहाल हमको उतना नहीं पढ़ना है, हमको सिंपल वाला ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ना है, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, बैलेंस, अनबैलेंस, टाइप ऑफ, सीआर मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये जिसको रिडॉक्स बोला जाता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। और उसके बाद लास्ट हमारा जो पॉइंट है, जो चैप्टर का एंडिंग है, यहां तक तो चैप्टर हमारा बढ़ चला, जो चैप्टर का एंडिंग है वो है इफेक्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और पूछता है कि हमारे डेली लाइफ में रिडॉक्स रिएक्शन के क्या क्या इफेक्ट है। तो हमको 2 ही इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। पहला है कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या होता है, किसी भी मेटल में, जैसे हम लोग आयरन ले लेते हैं, उसमें जो रस्टिंग होता है उसको बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। तो कैसे रस्टिंग वगैरह होता है, वो रिडॉक्स रिएक्शन के कारण ही रस्टिंग वगैरह होता है, तो उसको कोरोजन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद रेंसिडिटी पढ़ना है। रेंसिडिटी आप लोग को नया नया वर्ड सुनने को मिला होगा कि रेंसिडिटी क्या होता है। तो रेंसिडिटी में सिंपल ये समझिए कि जो हमारा फूड आइटम होता है, जो भी फूड मटेरियल हो गया, चावल, दाल, सब्जी, जो भी चिप्स वगैरह, उसमें देखते हैं कुछ टाइम रहने के बाद उसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में उसी के बारे में पढ़ना है कि कोई भी चीज फूड खराब कैसे हो जाता है, और अगर फूड को प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है जब लंबे टाइम तक कि खराब ना हो, तो क्या क्या चीज हम करेंगे। तो रेंसिडिटी में उन सारे चीजों को हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो ये हमारे चैप्टर का स्टार्टिंग है केमिकल रिएक्शन, और खत्म कहां पे होगा, इफेक्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हमारे डेली लाइफ में रिडॉक्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो ये एक समरी हमारे सामने आ गया पूरा का पूरा चैप्टर का। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पिक करेंगे इन सारे पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को। अगर आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, अपने पेज में, कॉपी के फर्स्ट पेज में नोट कर सकते हैं कि चैप्टर में क्या क्या चीज होने वाला है। तो हम सबसे पहले पिक करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए, अगर नोट कर लिए हैं तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो इसी के साथ हम बंदूक लिए और धड़ फायर किए, और गोली निकल के आपके पास जाके पूछ रहा है, पूछता है गोली, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। और बहुत सारे बच्चे इसका जवाब दे देंगे, क्योंकि वो 8th क्लास में, 9th क्लास में रटे हुए हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। और कहेंगे कि सर, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। यानी केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसमें नए नए प्रॉपर्टी यानी नए नए गुणों के साथ नया नया सब्सटेंस बनता है। यानी 2 चीज आपस में मिलती है, 2 चीजें हो गई, 3 चीजें हो गई, 4 चीजें आपस में मिलके एक नया चीज बनाती है। तो आपके साथ एक और जो है हम क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो ये क्वेश्चन है कि क्या जो नया चीज बना है और 2 या 2 से अधिक चीज से मिलकर नया चीज बना हुआ है, तो यानी ये 2, 3, 4 चीजें जो है ये क्या कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी, मतलब प्रोडक्ट में, एक नई चीज में। जैसे एक एग्जांपल हम आपको कराते हैं, देखिए तब समझ में आएगा। मान लीजिए Zn है प्लस H2SO4 है, और बनाया ZnSO4 प्लस H2। अब देखिए, जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके
जिंक सल्फेट बना रहा है। अब बताइए कि क्या ये जिंक का प्रॉपर्टी चेंज हो गया होगा यहां पे, या यहां पे SO4 का प्रॉपर्टी चेंज हो गया है? यहां पे रिएक्टेंट है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, इस वाले साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और यहां पे इसका प्रॉपर्टी इनके प्रॉपर्टी से अलग होगा, क्या होगा? इसका जो भी प्रॉपर्टी होगा इन सब के प्रॉपर्टी से अलग होगा। तो क्या जिंक अपना पूरा पूरा कैरेक्टर चेंज कर लिया? यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फेट है, ये अपना यहां पे सल्फेट आ रहा है, ये पूरा पूरा चेंज हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रिएक्शन होता है, नई चीजें बनती हैं, लेकिन रिएक्टेंट चेंज नहीं हो जाता है। क्या होता है? रिएक्टेंट चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं कि जिंक रिएक्ट करके कुछ दूसरा चीज हाइड्रोजन बना दिया, क्या? ऐसा नहीं कि जिंक रिएक्ट करके ऑक्सीजन में चेंज हो गया, नहीं, जिंक ही रहेगा भाई। बस हम उसको ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं, इन एटम का ऐसा रीअरेंजमेंट हो जाता है, एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाके जुड़ जाते हैं, इस वजह से नया प्रोडक्ट बनता है और नया प्रॉपर्टी शो होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जिंक किसी दूसरे चीज में चेंज हो गया, नहीं, यहां पे भी जिंक होगा, लेकिन क्या होगा? कुछ नया प्रॉपर्टी शो करेगा इसके साथ मिलके। अब इनका कंबाइंड प्रॉपर्टी आपस में शो करेगा। क्या होगा? यहां पे जिंक अकेले अपना प्रॉपर्टी डोमिनेंट शो करेगा, जिंक अपना प्रॉपर्टी दिखाएगा, लेकिन यहां पे जिंक और सल्फेट, जिसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, ये दोनों आपस में जब जुड़े होंगे, यानी यहां से जिंक और यहां से H2SO4 में से SO4 निकल के ये इसके साथ, ये जिंक जो है जब इसके साथ मिला होगा तो यहां पे जो प्रोडक्ट बना, अब क्या होगा? जिंक और SO4 आपस में मिलके कंबाइंड प्रॉपर्टी शो करेंगे। जैसा क्या हो गया? आप लड़के हैं, अभी आप जो है अपने रूम में जैसे मर्जी वैसे क्या किए होंगे, चीजों को फैला के रखे होंगे। हो सकता कोई लड़की होगी, वो भी अपने रूम को अपने हिसाब से सजा के, पिंक कलर से, जिस भी कलर से उसका फेवरेट कलर होगा उसको सजा के रखी होगी। लेकिन जैसे ही आप लोग का शादी होता है तो क्या आप दूसरा हो जाते हैं या लड़की दूसरी हो जाती है? नहीं, क्या करता है? आप एक रूम में रहते हैं और चीजों को रीअरेंज करते हो सकता है कि आपको व्हाइट कलर पसंद हो और उसको पिंक कलर पसंद हो, तो क्या करेंगे? आप जो है जो वॉल होगा उसको व्हाइट करा दीजिएगा और सेलिंग को जो है पिंक करा दीजिएगा, या हो सकता है कर्टेन पिंक रख लीजिए। तो चीजों के क्या कीजिएगा? मिला जुला के कुछ ऐसे अरेंज कीजिएगा, और जब ऐसे अरेंज कीजिएगा तो सोचिए जब आप पहले रहते थे उस कंडीशन का रूम और लड़की जिस रूम में रहती थी उस कंडीशन से अलग कुछ कंडीशन बनेगा कि नहीं बनेगा? चीजें आपस में मिलेंगी तो एक नया रूम देखने को मिलेगा, जो कि पहले लड़का वाला रूम और लड़के वाला रूम से डिफरेंट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिंक कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा, व्हाइट। अब क्या होगा? पिंक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो रूम एक अलग तरीके से दिखाई देना स्टार्ट करेगा। तो वही सारा चीज होता है, चीजों को हम क्या करते हैं? एटम को रीअरेंज कर देते हैं, ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो जाता है, ये उठा यहां से, ये उठा हुआ यहां से और मिल गया आपस में, और मिलके यहां पे आया तो दोनों आपस में मिलके कंबाइंड प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसलिए यहां पे क्या होगा? कुछ अलग प्रॉपर्टी हमको क्या होगा? देखने को मिलेगा। तो कभी भी दिमाग में ये नहीं बैठाइएगा कि केमिकल रिएक्शन में चीजें चेंज हो जाती है। अब से ये कहिएगा कि चीजें रीअरेंज होती है, एक एटम कहीं से उठ के दूसरे एटम के साथ मिलके कंबाइंड प्रॉपर्टी को क्या करता है? शो करता है। इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, और इस वाले साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट और इस वाले साइड को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एक और क्वेश्चन कि क्या जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे सब हमारे लैब में होंगे? क्योंकि केमिकल रिएक्शन का नाम सुनते ही एक ही चीज ध्यान में आता है कि रिएक्शन तो लैब में होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या रिएक्शन सारे लैब में होंगे? तो बहुत सारे, ऑब्वियसली बात है कि रिएक्शन लैब में होगा, लेकिन बहुत सारे रिएक्शन होता है जो हमारे एवरीडे लाइफ में होता है। और रिएक्शन क्या क्या हो सकता है? देखिए सुनिए, पहला रिएक्शन हो सकता है जैसे कोई फ्रूट है जो कच्चा है और जब पक जाता है, जिसको राइपनिंग बोलते हैं, तो फ्रूट का पकना यानी राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। यानी कच्चा कोई भी फ्रूट आप लीजिए और एक पक्का फ्रूट लीजिए, देखिए प्रॉपर्टी चेंज होता है कि नहीं होता है। एक आम ले लीजिए भाई, आम का सीजन चल रहा है, कच्चा आम लीजिए खट्टा लगेगा, वही आम पक जाता है तो मीठा लगता है। कच्चा आम का जो ऊपर का जो है छिलका होता है वो हरे कलर का होता है, लेकिन पके हुए आम का लाल पीले, मतलब कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ बन के आता है। तो नया प्रॉपर्टी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो हमारे एवरीडे लाइफ में हो रहा है।
हम किसी पेपर को जला दिए, बर्निंग ऑफ पेपर या बर्निंग ऑफ कोयले को जला दिए, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है जो हमारे एवरीडे लाइफ में हो रहा है। एलपीजी का जलना, कैंडल का जलना, या तुम क्या कर सकते हो, जैसे दही जमा रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मिल्क से दही का, कर्ड का जमना भी हमारा क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। और एक और केमिकल रिएक्शन होता है, जब तुम मार्केट में जाते हो, कुछ अच्छा चीज देखते हो तो उसके पीछे, स्कूटी के पीछे पीछे चल देते हो, या साइकिल के पीछे पीछे चल देते हो, या पैदल पैदल किसी के पीछे चल देते हो, तुम्हारे दिमाग में केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। तो उसका भी एक जो है क्या है, हमारे एवरीडे लाइफ का जो है रिएक्शन है। वैसे ये मजाक की बात है, सीरियस मत लेना, कभी भी किसी के पीछे नहीं जाना, ठीक है। अपने पढ़ाई पे ध्यान देना। ऐसा नहीं कि हम बोल दें कि किसी स्कूटी के पीछे चले जाओ, बोले कि सर बोले थे स्कूटी के पीछे जाने के लिए, अब रोज नया नया स्कूटी, किसी दिन लाल स्कूटी, किसी दिन पीला स्कूटी, किसी दिन काला स्कूटी के पीछे, नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। ये बस एक जनरल सा बात बता। तो ये सारा केमिकल रिएक्शन है जो हमारे एवरीडे लाइफ में होता है। और भी बहुत सारा, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन में जो है रस्ट पकड़ लेता है, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है जो कि लैब में नहीं होता है। कहां पे होता है, हमारे एवरीडे लाइफ में होता है। तो ये कुछ एग्जांपल था एवरीडे लाइफ का केमिकल रिएक्शन का। और एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसमें तो हीट की जरूरत नहीं है। जैसे एक टर्म आता है हीट, क्या आता है, हीट। तो अगर केमिकल इक्वेशन है तो उसमें अगर हीट दिखाना होता है तो उसका सिंबल होता है डेल्टा। इसको कोई भी ट्रायंगल नहीं बोलेगा, इसका नाम है डेल्टा। क्या नाम है, डेल्टा। डेल्टा मतलब हीट को दिखाया जाता है। अब देखिए, डेल्टा बहुत सारे टर्म को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, बहुत सारे टर्म को रिप्रेजेंट करता है। जब आप 11th क्लास में जाइएगा तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़िएगा हीट के बारे में, वहां पे डेल्टा का बहुत यूज है और अलग अलग चीजों का मतलब रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अभी क्लास 10th में बाबू आप हैं, तो यहां पे अगर कहीं भी नीचे, एरो के नीचे या एरो के ऊपर, जैसे मान लीजिए यहां पे या यहां पे डेल्टा दे दिया जाए केमिकल इक्वेशन में, तो यहां पे आप यही समझिएगा कि हीट चेंज के बारे में बताया, यानी हीट के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, हीट, यानी टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है। और एक और चीज होता है कि जैसे आप देखे होंगे कोई कोई रिएक्शन होता है, अभी इसमें नहीं, लेकिन रिएक्शन हमारे सामने, तो चलिए यहीं पे दिखा देते हैं। कहीं कहीं लिख देता है, यहाँ पे के लिखता है, पोटेशियम लिखता है, या मान लीजिए पीडी लिख दे, या मान लीजिए KMnO4 लिख दे, यानी कुछ भी यहाँ पे एरो के ऊपर लिख के दे देता है। किसके ऊपर लिख के दे देता है, एरो के ऊपर कुछ भी लिख के दे दे। उसका मतलब क्या होता है, एक तो हो गया यहाँ पे जिंक और H2SO4, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे डेल्टा दिया तो समझ गए हीट हो गया, लेकिन यहाँ पे मान लो KMnO4 या PD या PT कुछ भी लिख के दे दे, इसका मतलब क्या होता है, इसमें नहीं होगा। एक और बात बता रहे, इसमें नहीं होगा, ये समझाने के लिए दे दी, क्योंकि हमारे सामने रिएक्शन है तो एक समझाने के लिए दे दिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कैटलिस्ट। क्या होता है, यहां पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, अगर कुछ भी लिख के दे दे उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। जैसे मान लीजिए क्लास में दो बच्चे हैं और दोनों का झगड़ा हो गया, ये भी मतलब गुस्से में है और ये भी गुस्से में, लेकिन लड़ाई नहीं कर रहा है, सब गुस्से में है। तीसरा दोस्त आया, उसके कान में बोल, देखो तुमको ऐसा ऐसा बोला है, इसको बोल, देखो तुमको ऐसा ऐसा बोला है। अब लड़ाई क्या किया, एकदम करा दिया। जो पहले लड़ाई नहीं हो रहा था, दोनों गुस्से में था, अब लड़ाई को क्या कर दिया, दोनों के बीच बहुत बढ़ा दिया। तो बीच वाला क्या किया, जो लड़ाई लगा दिया, यानी लड़ाई के रेट को इंक्रीज कर दिया, तो उसी को बोलते हैं कैटलिस्ट। अब उसको कैटलिस्ट नहीं बोलिएगा, समझाने के लिए बताएं, यानी जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दे, यानी रिएक्शन को बहुत तेज कर दे। अगर रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं, हमको चाहिए कि हमको रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत तेज बढ़ाना है, बहुत तेजी से रिएक्शन को करा देना है, तो हम एक सुटेबल कैटलिस्ट को क्या करेंगे, यूज कर देंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो यही कैटलिस्ट का यूज होता है। और आप सोच रहे होंगे कि एक और बात, कि क्या ये जो रिएक्शन कर रहा है और कैटलिस्ट है, तो क्या ये आपस में सब में मिल जाएगा और फिर प्रोडक्ट में भी आ जाएगा। दिमाग में आता है सब क्वेश्चन कि ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट हम यूज किए, तो क्या ये सब में मिल के और जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में कैटलिस्ट आ जाएगा, कभी नहीं। क्या झगड़ा लगाने वाला कभी झगड़ा करता है, कभी नहीं। झगड़ा लगा देगा और साइड होके देखेगा,
करो करो। और फिर जब स्लो होने लगेगा झगड़ा, फिर क्या करेगा, पिंच करेगा। तो साइड होके देखता है, बस रिएक्शन को करा देता है, झगड़ा करा देता है, लेकिन झगड़ा में कभी पार्टिसिपेट नहीं होता। कभी नहीं कि 2 फाइट खा लिया जो झगड़ा कराया, ऐसा कभी नहीं होगा, वो दूर हट जाएगा। वैसे ही ये कैटलिस्ट कभी भी ना प्रोडक्ट में मिलेगा ना रिएक्टेंट में मिलेगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा और साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। ये रिएक्शन में यूज नहीं होता है। तो ये सारा टर्म है, आप केमिकल रिएक्शन ये सब जो है आप क्या करें, नोट कर लें। और नोट कर लिए हैं तो चलिए एक और इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि अगले क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन का, कि केमिकल रिएक्शन कैसे पहचानेंगे, उसका कैरेक्टर क्या क्या होता है, क्या क्या हिंट मिलेगा तो हम पता कर लेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गया है। तब तक लेक्चर देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, फील द नॉलेज।